हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईवी सफलता में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं इतिहास और इतिहास में ये हमारा सेकंड पार्ट है, जिसमें कि हम पढ़ रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और इस क्लास से पहले हमने इसमें 3 क्लासेस कर चुके हैं और आज की हमारी 4th नंबर की क्लास है और ये आज अंतिम क्लास होने वाली है। तो हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सिलेबस को मात्र 4 क्लासेस में कंप्लीट करा दिया है। यदि आप हमारी इन क्लासेस को रेगुलर फॉलो करते हैं और हमारे दिए गए नोट से आप रिवीजन करते हैं तो मेरा आपसे ये वादा है कि आप 5 में से 5 नंबर लेकर आएंगे। कहने का मतलब है आपके पीईटी एग्ज़ाम में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 नंबर का आएगा। और हमने इन क्लासेस में वो सभी दिया है जो आपके परीक्षा में आने वाला है या आने के चांसेस है। तो आप हमारी इन क्लासेस को फॉलो करें। और दोस्तों, आपका समय ख़राब ना हो अंतिम समय में, इसलिए हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं, पीडीएफ नोट्स दे रहे हैं हम आपको। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। और साथ ही हम पूरे कंप्लीट जीएस की तैयारी करवा रहे हैं इस चैनल पर, जिसमें आपका जो भारतीय इतिहास है पहला पार्ट वो कंप्लीट हो चुका है, इकोनॉमिक्स आपकी कंप्लीट हो गई है, पॉलिटी आपकी हो गई है और आज की इस क्लास के बाद से आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। और भी हमने कई क्लासेस इसमें चला रखी हैं, जैसे कि आपका स्टैटिक जीके हो गया और ज्योग्राफी आपकी स्टार्ट होने वाली है। तो हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, नोट्स भी दे रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं ब्रिटिशों द्वारा पारित महत्वपूर्ण एक्ट। तो सबसे पहले पढ़ते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो दोस्तों, इस एक्ट में क्या था कि यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित मामलों में विनियमित व नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार का प्रथम प्रयास था। तो भारत में जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, तो उससे नियंत्रण लेने का ये प्रथम प्रयास था किसका? ब्रिटिश सरकार का। आगे देखते हैं। इसके तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी कि जो बंगाल का गवर्नर था, इस एक्ट के बाद में उसको गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। तो पूछेगा किस एक्ट के बाद गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया? तो ये क्या था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं, जब गवर्नर को चेंज करके गवर्नर जनरल बनाया गया तो पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो ये बना लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ये आपको याद रखना है। 1774 में फोर्ट विलियम कलकत्ता में एपेक्स न्यायालय, कौन सा? एपेक्स न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। कहाँ पे? कलकत्ता में, फोर्ट विलियम में। आगे देखते हैं। बात करते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। आपको ये नाम भी याद रखने, पूछ लेगा 1784 के एक्ट को क्या कहते हैं, तो इसको पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया है। इस अधिनियम के तहत भारत से संबंधित मामलों को ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाया गया। तो इससे पहले क्या था? ब्रिटिश सरकार का इस पर नियंत्रण नहीं था, लेकिन 1784 एक्ट के बाद क्या हुआ कि जो भी अधिनियम के बाद में भारत से संबंधित मामले थे वो ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ गए थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नियंत्रण हेतु उसके ऊपर बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। पहले जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना होती थी, उसके इस एक्ट के बाद क्या किया गया कि इनके नियंत्रण के लिए, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नियंत्रण के लिए भी इनके ऊपर भी एक संस्था बना दी गई, जिसको बोला गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। आगे देखते हैं। 1833 का चार्टर अधिनियम, यानी कि चार्टर एक्ट। इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। यानी कि पहले ये सिर्फ बंगाल का था और 1833 के एक्ट के बाद इसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, ये पूछा जाएगा, तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये आपको नाम याद रखना है। आगे देखते हैं। 1853 का चार्टर एक्ट। गवर्नर जनरल काउंसिल के कार्यपालिका तथा विधायिका से संबंधित कार्यों को अलग कर दिया गया। तो पूछ लेगा कि गवर्नर जनरल के काउंसिल से कार्यपालिका और विधायिका से संबंधित कार्यों को अलग किस एक्ट के जरिए किया गया? तो ये 1853 के एक्ट के बाद किया गया था। कंपनी के सिविल सर्वेंट्स की नियुक्ति के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा की एक प्रणाली को आधार बनाकर प्रस्तुत किया गया। यानी कि इस एक्ट के बाद क्या होगा, तो कंपनी के जो भी सिविल सर्वेंट्स होंगे तो उनको क्या होगा, उनको परीक्षा के जरिए अब नियुक्त किया जाएगा, खुली परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब देखते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो इस अधिनियम से भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित किया गया। इससे पहले भारत में किसका शासन था? तो ये कंपनी का शासन था। लेकिन इस एक्ट के बाद क्या किया गया कि
कंपनी से शासन लेकर ब्रिटिश क्राउन यानी कि महारानी के हाथों हस्तांतरित यानी कि स्थानांतरित किया गया। और इस एक्ट को हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसलिए इसमें सिर्फ आपको इतना ही बताया गया है, आप पिछली क्लास से भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं 1892 भारतीय परिषद अधिनियम। तो इसके तहत निर्वाचन पद्धति को लाया गया। तो पूछ लेगा निर्वाचन पद्धति यानी कि इलेक्शन वाली जो पद्धति होती है उसको किसके जरिए लाया गया, कौन से एक्ट के बाद लाया गया। तो ये 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम था। विधान परिषद के कार्यों को बढ़ाया गया एवं उसे बजट पर विचार विमर्श करने तथा कार्यपालिका से प्रश्न करने की शक्ति दी गई। किसको? विधान परिषद को। ये क्या करेगी इस एक्ट के बाद? बजट पर विचार विमर्श करेगी और कार्यपालिका से प्रश्न करने की भी शक्ति इसको दी गई। कौन सा एक्ट था ये? 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। आगे देखते हैं। अब देखते हैं 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। 1909 का, तो इस अधिनियम को मार्लेमेंटो सुधार भी कहते हैं। तो मार्लेमेंटो सुधार के नाम से भी आ जाएगा, तब भी कौन सा लगाएंगे हम? 1909 का अधिनियम। इसका अन्य नाम है मार्लेमेंटो सुधार। इस अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचक मंडल की अवधारणा को स्वीकार कर मुसलमानों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। तो पूछ लेगा कि किस अधिनियम के बाद पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई। तो ये की गई थी 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम या फिर मार्लेमेंटो सुधार। तो भारत में सांप्रदायिकता का जनक पूछा जाएगा कौन है? तो ये मिंटो है। आगे देखते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे ये नाम भी पूछ सकता है कि इसके अन्य नाम क्या हैं, तो आपको ये नाम भी याद रखना है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कौन सा है, सुधार कौन सा है? तो ये 1919 का है। इस अधिनियम ने देश में पहली बार द्विसदनात्मक व्यवस्था एवं प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया। तो किस अधिनियम के बाद देश में द्विसदनात्मक व्यवस्था आई? तो ये 1919 का चेम्सफोर्ड सुधार था। और इसके बाद क्या हुआ? प्रत्यक्ष। इससे पहले क्या होता था? अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट। लेकिन इस अधिनियम के बाद डायरेक्ट निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लाई गई, यानी कि प्रांतों या स्टेट में क्या किया गया? द्वैध शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल की परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर, यानी कि जो कमांडर इन चीफ होंगे उनको छोड़कर, उनके अलावा जो 6 सदस्य होंगे उसमें से 3 सदस्यों को भारतीय होना आवश्यक था। तो किस अधिनियम के बाद? 1919 का ये अधिनियम आया था। इसके बाद क्या कहा गया कि जो गवर्नर जनरल की परिषद होगी उसमें जो 6 सदस्य होंगे उनमें से 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक होगा। आगे देखते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो इसमें क्या था? इस अधिनियम ने प्रांतों तथा देशी रियासतों के लिए अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया। तो अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किस अधिनियम ने किया था? तो ये 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था। इस अधिनियम के तहत शक्तियों का विभाजन हुआ। तो किस किस में हुआ था? संघ सूची, प्रांत सूची यानी कि स्टेट लिस्ट बोलते हैं इसको, और समवर्ती सूची। तो ये 3 सूचियों में विभाजित किया गया था शक्तियों को। तो पूछ लेगा कि किस अधिनियम के बाद हुआ? तो ये 1935 में, जो कि यहाँ पढ़ते हैं संविधान में ये 3 सूची दी हुई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके तहत अवशिष्ट शक्तियाँ यानी कि जिन पर कानून बनाने का किसी को अधिकार नहीं होता है वो किसके पास होंगी? तो ये गवर्नर जनरल में निहित होंगी। इस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया। तो प्रांतों यानी कि स्टेट में जो द्वैध शासन लागू हुआ था वो किस अधिनियम ने समाप्त किया? तो ये किया 1935 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन को अंगीकृत करने का प्रावधान किया। तो केंद्र में द्वैध शासन लागू होगा 1935 के अधिनियम के बाद। इस अधिनियम के अनुसार 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था का आरंभ हुआ। तो 11 प्रांत थे, उसमें से 6 जो प्रांत थे यानी कि 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था का आरंभ हुआ। तो ये 6 प्रांत कौन कौन से थे? ये था असम, बंगाल, बम्बई, बिहार, मद्रास तथा संयुक्त प्रांत। तो आपको ये याद रखने पूछ सकता है इसमें से। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, इसमें से परीक्षा में आने के पूरे चांसेस है, पिछली बार आपकी परीक्षा में आया भी है। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछा जाए तो ये कौन था? तो ये रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल का अंतिम गवर्नर पूछा जाए तो ये कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो वॉरेन हेस्टिंग्स।
वॉरेन हेस्टिंग्स जो था ये अंतिम गवर्नर था बंगाल का और प्रथम गवर्नर जनरल था, यानी कि इसके समय ही गवर्नर को गवर्नर जनरल कर दिया गया था। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाए ये कौन था, तो ये विलियम बेंटिक था, अंतिम गवर्नर जनरल। और इसके बाद क्या हुआ कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था, तो ये बना लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो ये लॉर्ड कैनिंग। ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये आपको याद करने हैं, अच्छे से रट लेने हैं, क्योंकि इसमें से आपकी परीक्षा में एक प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना है। भारत का प्रथम वायसराय पूछा जाए तो ये लॉर्ड कैनिंग था, तो प्रथम वायसराय पूछा जाए तब लॉर्ड कैनिंग लगाना है। प्रथम गवर्नर पूछा जाए तो रॉबर्ट क्लाइव लगाना है, और प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो वॉरेन हेस्टिंग्स। लेकिन ये याद रखना है कि भारत का पूछ रहा है या बंगाल का पूछ रहा है। भारत का अंतिम वायसराय तो ये लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो ये लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। और ये स्वतंत्र हो गए यहाँ पर। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाए तो प्रथम भारतीय, ये पहले भी थे और अंतिम भी थे, कौन थे ये, सी राजगोपालाचारी। ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, ये अधिवेशन कहाँ हुए और इसमें क्या क्या हुआ और किसने अध्यक्षता की, सब देखेंगे हम। जो जो महत्वपूर्ण है सब कुछ कराया जाएगा। तो बात करते हैं पहले अधिवेशन की। तो ये पहला अधिवेशन 1885 में कहाँ, बॉम्बे यानी कि बम्बई में हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे WC बनर्जी। दूसरा 1886 में कलकत्ता में हुआ और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी जी। तो दूसरा सत्र कब हुआ, 1886 में, कहाँ हुआ, कलकत्ता में, और अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी। तीसरा सत्र होता है 1887 में मद्रास में, और इसके अध्यक्ष कौन थे, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, और ये कैसे थे, तो ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। आगे देखते हैं। बात करते हैं चौथे सत्र की। तो चौथा सत्र हुआ था 1888 में, इलाहाबाद में आयोजित हुआ था। तो ये 4 सत्र हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कब हुआ, 1888 में, कहाँ, इलाहाबाद में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो ये अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, और ये कैसे थे, ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। अब बात करते हैं वर्ष 1896 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, उसकी अध्यक्षता करी थी रहीमतुल्लाह सयानी ने। और इसी अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया गया था। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, याद रखना है आपको। राष्ट्रगान पहली बार, राष्ट्रगीत सॉरी वंदे मातरम कब गाया गया पहली बार, 1896 में, कलकत्ता में, कांग्रेस के अधिवेशन में। अब बात करते हैं वर्ष 1905 का अधिवेशन। तो ये कहाँ हुआ, तो ये हुआ बनारस में, और अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। और इसमें क्या हुआ था, सरकार के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा हुई थी। तो हमने ये आपको दूसरी क्लास में भी ये सब करवा दिया है, लेकिन फिर भी जो भी महत्वपूर्ण है वो हमने सब आपको एक साथ दिए हैं। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन वर्ष 1906 में, ये कहाँ हुआ, ये कलकत्ता में हुआ, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष है दादा भाई नौरोजी जी। इसमें क्या होता है, तो वर्ष 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन था, इसमें 4 प्रस्तावों को अपनाया गया था। कौन कौन सा, स्वराज यानी कि स्व सरकार, यानी कि अपनी खुद की सरकार, बहिष्कार आंदोलन चलाया गया, और स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा की बात की गई थी। 4 प्रस्ताव बनाए गए थे, कौन सा, वर्ष 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, और इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी जी ने। तो पूछ लेगा सबसे पहले स्वराज की बात किस में की गई थी, तो ये 1906 के अधिवेशन में की गई थी, जिसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी जी ने। आगे देखते हैं। वर्ष 1907 का सूरत अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है ये आपके लिए। इसकी अध्यक्षता की थी रासबिहारी घोष ने, और इसमें क्या होता है कि कांग्रेस का 2 दलों में विभाजन हो जाता है, नरम दल और गर्म दल, यानी कि नरमपंथी और गर्मपंथी में। वर्ष 1911 का कलकत्ता में अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे BN धर जी। इसमें क्या होता है, कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार जनगण गण गाया गया, यानी कि भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले किस अधिवेशन में गाया गया था, तो वर्ष 1911 का कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी BN धर जी ने। आगे देखते हैं। वर्ष 1916 का लखनऊ, इसमें क्या था, इसकी अध्यक्षता की थी MC मजमूदार जी ने, MC मजमूदार जी हो गई।
और कांग्रेस के दो गुटों यानी कि जो पहले नरम दल और गरम दल में विभाजित हुए थे, इन दोनों के बीच क्या होती है, एकता हो जाती है नरमपंथी और गरमपंथियों में, यानी कि दोनों एक हो जाते हैं फिर से। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक सहमति बनवाने के लिए लखनऊ पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए, यानी कि वर्ष 1916 में ही क्या हुआ, लखनऊ समझौता। वर्ष 1917 में ये अधिवेशन होता है कलकत्ता में, और अध्यक्षता की जाती है एनी बेसेंट द्वारा। तो ये क्यों महत्वपूर्ण है, ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, कौन, एनी बेसेंट। ये भी याद रखना है कौन बनी, एनी बेसेंट, और किस अधिवेशन में बनी थी, तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। आगे देखते हैं, वर्ष 1924 का बेलगाम अधिवेशन। तो ये बेलगाम अधिवेशन ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी जी ने, और महात्मा गांधी की अध्यक्षता में आयोजित केवल एक सत्र, यानी कि सिर्फ एक बार अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के महात्मा गांधी जी। कौन से अधिवेशन में, 1924 का बेलगाम अधिवेशन। बात करते हैं वर्ष 1925 का कानपुर अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू जी ने, और ये भारत की पहली महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। 1927 का अधिवेशन हुआ मद्रास में, और अध्यक्षता की थी डॉक्टर M.A. अंसारी जी ने, और इसमें क्या हुआ था, साइमन कमीशन के बहिष्कार के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया था, और पूर्ण स्वराज पर संकल्प को अपनाया गया था। वर्ष 1928 का कलकत्ता अधिवेशन। अध्यक्षता करते हैं मोतीलाल नेहरू जी। इसमें क्या होता है, अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन होता है। तो पूछ लेगा अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन किस अधिवेशन में हुआ, तो 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में। वर्ष 1929 का लाहौर अधिवेशन। इसमें क्या होता है, अध्यक्षता करते हैं जवाहरलाल नेहरू जी, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्ण स्वराज पर प्रस्ताव पारित किया जाता है। तो पूर्ण स्वराज पर प्रस्ताव कब पारित किया गया पूछेगा, तो वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन में। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाना, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा किसमें की गई थी, तो ये 1929 का लाहौर अधिवेशन था। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस यानी कि स्वाधीनता दिवस भी बोलते हैं इसको, मनाए जाने की घोषणा की गई थी। वर्ष 1931 में कराची में अधिवेशन होता है। अध्यक्षता करते हैं वल्लभ भाई पटेल जी। इसमें क्या होता है, गांधी इरविन समझौता होता है। महात्मा गांधी लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामांकित किए जाते हैं, यानी कि जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ उसके भारत की ओर मतलब कांग्रेस की ओर से कौन जाएगा, तो वो जाएंगे महात्मा गांधी। ये किस में बात होती है, तो ये वर्ष 1931 का कराची अधिवेशन। आगे देखते हैं, वर्ष 1936 का लखनऊ अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता करते हैं जवाहरलाल नेहरू जी। इसमें क्या होता है कि नेहरू द्वारा समाजवादी विचारों को प्रोत्साहन दिया जाना, यानी कि इस अधिवेशन में नेहरू जी ने जो समाजवादी विचार दिए गए थे उनको प्रोत्साहन दिया गया। वर्ष 1937 का ये होता है फैजपुर में। अध्यक्षता करते हैं जवाहरलाल नेहरू जी। सबसे ज़्यादा अध्यक्षता भी इन्होंने की है। पूछेगा कि कांग्रेस की सबसे ज़्यादा अध्यक्षता किसने की है, तो ये की है जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो ये क्या था कि किसी गांव में होने वाला पहला अधिवेशन, तो गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था ये। वर्ष 1938 का महत्वपूर्ण है, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। हरिपुरा में हुआ था। अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना। बात करते हैं वर्ष 1939 की। तो 1939 का अधिवेशन हुआ त्रिपुरी अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता की थी राजेंद्र प्रसाद जी ने। इस अधिवेशन में पहले अध्यक्ष चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस जी, लेकिन ये इस्तीफा दे देते हैं, तो इनके बाद जो अध्यक्ष बनते हैं वो बनते हैं राजेंद्र प्रसाद जी। तो इनकी जगह राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया जाता है। इसके बाद क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस जी होते हैं, इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। आगे देखते हैं, बात करते हैं 1941 से लेकर के 1945 तक। तो इस अवधि के दौरान कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं होता है, क्योंकि इस बीच में बहुत बड़े बड़े आंदोलन चलते हैं, जैसा कि आपका भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 1941 से लेकर 45 तक अधिवेशन नहीं होता है। इसके बाद बात करते हैं वर्ष 1946 का अधिवेशन। ये होता है मेरठ में, और इसकी अध्यक्षता की जाती है JB कृपलानी के द्वारा। तो ये आज़ादी से पहले का आखिरी सत्र था ये। और बात करते हैं JB कृपलानी जी, ये स्वतंत्रता के समय INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। स्वतंत्रता के समय पूछेगा तो ये थे JB कृपलानी जी। आगे देखते हैं, तो अब हम बात करते हैं कुछ प्रमुख उपाधियों की।
उपाधियाँ पूछ ली जाती हैं, किसने दी हैं और किसको दी गई हैं। तो इधर रहेंगी आपकी उपाधि, कौन सी उपाधि किसको मिली है, प्राप्तकर्ता यानी कि जिसको दी गई है, और दाता यानी कि देने वाला। तो उपाधि दी किसने है। तो बात करते हैं गुरुदेव की उपाधि, तो ये मिली है रविंद्रनाथ टैगोर जी को। तो इनको बोलते हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी, और ये उपाधि दी है महात्मा गांधी जी ने। महात्मा उपाधि दी गई है महात्मा गांधी जी को, और ये दी गई है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। बात करते हैं नेताजी, यानी कि ये किसकी उपाधि है, ये है सुभाष चंद्र बोस जी की, और ये दी गई है एडोल्फ हिटलर द्वारा। तो किसने दी है नेताजी उपाधि, एडोल्फ हिटलर ने। याद रखनी है, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछ ली जाती है। सरदार की उपाधि ये वल्लभ भाई पटेल जी को मिली है, और बरदौली की महिलाओं के द्वारा दी गई थी, बरदौली सत्याग्रह के दौरान। और देश रत्न या अजात शत्रु ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की है, और ये महात्मा गांधी ने दी है, दोनों, देश रत्न और अजात शत्रु। कायदे आज़म किसको कहा जाता है, तो ये मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। किसने कहा है, महात्मा गांधी जी ने। देश नायक सुभाष चंद्र बोस जी हैं। देश नायक किसने कहा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। विवेकानंद जी को, विवेकानंद किसने कहा है, ये स्वामी विवेकानंद जी को कहा है। किसने, महाराजा खेतड़ी ने, ये याद रखना है। बात करते हैं राष्ट्रपिता, तो राष्ट्रपिता किसको कहा गया है, तो ये महात्मा गांधी जी को कहा है। किसने, सुभाष चंद्र बोस जी ने। आगे देखते हैं, राजा की उपाधि किसको दी गई है, तो ये राजा राम मोहन राय जी को दी गई है, और किसने दी है, अकबर द्वितीय ने दी है। अर्धनग्न फ़कीर किसको कहा गया है, तो ये महात्मा गांधी को कहते हैं, कहा है। किसने कहा था ये, तो ये विंस्टन चर्चिल ने कहा था। तो दोस्तों ये थी महत्वपूर्ण उपाधियाँ, यदि आपके एग्जाम में आएगी तो इससे बाहर कोई भी उपाधि नहीं पूछी जाएगी। आगे देखते हैं, अब बात करते हैं आंदोलन के समय दिए गए प्रमुख नारों के बारे में। तो कौन सा नारा किसने दिया है, तो इधर होंगे आपके नारा, और इधर जिसके द्वारा दिया गया है उनका नाम। तो इंकलाब जिंदाबाद, तो ये दिया है भगत सिंह जी ने। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। भारत छोड़ो ये किसने दिया है, तो ये दिया है महात्मा गांधी जी ने। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा है, तो ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस जी का नारा है। जय हिंद ये किसका है, ये भी सुभाष चंद्र बोस जी का है। करो या मरो महात्मा गांधी ने दिया था, कब दिया था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आराम हराम है ये किसके द्वारा दिया गया है, ये जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा दिया गया है। आगे देखते हैं, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान ये अटल बिहारी जी वाजपेयी का है। यदि जय जवान जय किसान पूछा जाए तब लाल बहादुर शास्त्री जी का है, और जब इसमें विज्ञान भी जोड़ दिया जाए तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का है। वेदों की ओर लौटो या पुनः वेदों की ओर वापस आओ, तो ये किसका है, ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है। तो ये थे कुछ प्रमुख नारे। आगे देखते हैं, और भी हैं यहाँ पर, हम देख लेते हैं। एक धर्म एक जाति और एक भगवान मानव जाति के लिए, ये किसने दिया है, तो ये कहा है नारायण गुरु जी ने। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो ये बिस्मिल अजीमाबादी जी ने कहा है। एकला चला रही है किसका है, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने कहा है, तो ये मोहम्मद इकबाल का गीत है। ऐ मेरे वतन के लोगों ये किसका है, तो ये कवि प्रदीप जी की है। आगे देखते हैं, अभी ये स्वतंत्रता के समय कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक हैं, पत्रिकाएं हैं, तो इनको देख लेते हैं। बात करते हैं अभ्युदय, लीडर या हिंदुस्तान, ये किसकी हैं, तो ये मदन मोहन मालवीय जी की हैं। जो भी ये क्लास में कराया जा रहा है आप इसको एकदम अच्छे से रट लें, बिल्कुल परीक्षा में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। बात करते हैं इंडिपेंडेंट, तो ये मोतीलाल नेहरू जी की है। केसरी मराठी में, ये भाषा याद रखनी किसमें, मराठी में। द मराठा ये अंग्रेजी का था। गीता रहस्य ये किसकी है, तो ये बाल गंगाधर तिलक जी की। लाइफ डिवाइन पुस्तक कर्मयोगी ये किसकी है, तो ये अरविंद घोष जी की है। आगे देखते हैं, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ये किसके हैं, तो ये महात्मा गांधी जी की हैं। संवाद कॉमेडी ये राजा राम मोहन राय। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया ये किसकी है, तो ये दादा भाई नौरोजी जी की है। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय जी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है, तो ये जवाहरलाल नेहरू जी की है। नील दर्पण किसकी पुस्तक है, तो ये दीनबंधु जी की है। इंडिया फॉर इंडियंस ये किसकी है, तो ये चित्तरंजन दास जी की है।
गीतांजलि किसकी पुस्तक है? रविंद्रनाथ टैगोर जी की है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसकी है? दयानंद सरस्वती जी की। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। भारत भारती ये किसकी है? तो ये मैथिली शरण गुप्त जी की है। और तराने हिंद पूछा जाए किसकी पुस्तक है ये? तो ये मोहम्मद इकबाल जी हैं। और इंडियन स्ट्रगल ये किसकी है? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी की। और बंदी जीवन ये किताब किसकी है पूछा जाए? तो ये साचेंद्र सान्याल जी की है। तो दोस्तों ये थी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें। अब हम आगे देखते हैं। अभी ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, ये आपकी परीक्षा में पूछने की संभावना है, तो इनको भी आप देख लें एक बार। शहीद आज़म किसको कहा जाता है? तो ये भगत सिंह जी को कहा जाता है शहीद आज़म। सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाले क्रांतिकारी पूछे जाए तो ये खुदीराम बोस जी थे। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, ये किसने कहा है? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु पूछे जाएँ तो ये गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये देशबंधु चित्तरंजन दास जी थे। भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसको कहा जाता है? तो ये राजा राममोहन राय जी को कहा जाता है भारतीय पुनर्जागरण का पिता। बिना ताज का बादशाह किसको कहते हैं? तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है बिना ताज का बादशाह। हर्मिट ऑफ शिमला ये किसको कहा गया? तो ये कहा गया A.O. ह्यूम जी को, जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की। आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की? तो ये की है पंडित रमाबाई जी ने। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही अपने चैनल AV सफलता को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।